तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक और नए टॉपिक को। इससे पहले हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यूनिट सेल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बेसिस, साथ ही साथ सिमेट्री ऑपरेशन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रेविस लैटिस इन 2D, ब्रेविस लैटिस इन 3D, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देख कर आएँ, ताकि आपको आज की यह वीडियो समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो। तो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के नए टॉपिक को, जिसका नाम है वाई क्रिस्टल्स कैन नॉट हैव 5 and 7 फोल्ड सिमेट्री। तो ये जो कि है हमारा क्वेश्चन है, और इसको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कितना आपको एग्जाम में इसके अंदर लिख करके आना है, किस तरीके से आप इसको मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे, वो सब कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप बस बने रहें वीडियो के एंड तक। हाँ, और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक करना चाहते हैं तो चाहे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, या फिर आज की इस वीडियो में जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उन वीडियोज़ की, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि जो सिमेट्री ऑपरेशन होता है किसी भी क्रिस्टल में वो क्या होता है, तभी तो आप बता पाएंगे कि 5 फोल्ड और 7 फोल्ड जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी। तो देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने का एंगल होता है, 60 डिग्री का। तीनों ही साइड में कितना होगा, 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो अगर आप इसको मान लीजिए, अगर आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को यहाँ से एक कोने से क्लॉकवाइज घुमाना चालू करें, ठीक है ना, क्लॉकवाइज आप इसको घुमा दें तो ये वाला जो 60 डिग्री है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला 60 डिग्री नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रायंगल अपनी जिस पोजीशन में अभी आपको दिखाई दे रहा है ना भैया, ये ठीक ठीक उसी पोजीशन में आ जाएगा। अगर आप इसको एक बार 60 डिग्री घुमाएं, दूसरी बार अगर आप 60 डिग्री ऊपर से घुमाएं तो ऊपर वाला नीचे पहुँचेगा, नीचे वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला ऊपर पहुँच जाएगा। यानी कि टोटल ऐसा काम आप 3 बार कर सकते हैं। आप तीनों पॉइंट से अगर 60 डिग्री घुमाएंगे तो आप जो कि है इक्विलेटरल ट्रायंगल को ठीक उसी पोजीशन में ला देंगे जिस पोजीशन में वो अभी है। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री है वो 3 है, यानी कि 3 बार इसको 60 डिग्री घुमाने पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ही गेन कर लेता है। तो ये होता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, और ये हर एक शेप के पास अलग अलग होती है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री जो की है वो 3 है, ठीक है ना। तो सिमेट्री ऑपरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में स्क्वायर का है। स्क्वायर में आप जानते हैं हर एक एंगल हमारे पास में 90 डिग्री का होता है, तो इसके पास में जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रोटेटिंग सिमेट्री बोल लीजिए, वो जो कि है 4 होती है। यहाँ से अगर आप एक कोने से घुमाना चालू करेंगे तो एक 90 डिग्री ऊपर पहुँचेगा, ऊपर वाला इधर आ जाएगा, नीचे वाला इधर आ जाएगा, और राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एक पॉइंट से घुमाएंगे तो जो कि है ये पूरा घूम कर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे कोने से घुमाना चालू करेंगे, तीसरे से और चौथे से। कहने का ये मतलब है कि जो एक स्क्वायर के पास जो कि है वो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ जो सिमेट्री होती है वो कितनी होती है, वो 4 होती है। यानी कि 4 टाइम्स आप इसको घुमाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा, ठीक है ना। तो ये जो कि है कहने का मतलब है। तो सिमेट्री ऑपरेशन क्या है? सिमेट्री ऑपरेशन भैया वह ऑपरेशन है जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है कुछ खास एंगल से, कुछ फिक्स्ड एंगल से अगर उसे घुमाया जाए तो। तीसरा एग्जांपल देखिए हमारे पास में रेक्टेंगल का है। तो रेक्टेंगल में देखो दो जो कि है जो हमारी साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, एंगल 90 डिग्री का चारों साइड्स पर होता है। तो ये हमारा रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल में देखिए अगर आप इसको कितना घुमा दें, इसको अगर आप 90 डिग्री घुमाएं, इसके पास में जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है वो 2 होती है। अगर आप इसको मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमाएं इस वाले सिरे से, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल उठ के सीधा खड़ा हो जाएगा।
यानी कि भैया ये अपनी वर्टिकल पोजीशन में जो कि है बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ये हो जाएगा। अगर हम इसको एक कॉर्नर से 90 डिग्री ले आएँ तो आप देख सकते हैं कि ये अभी अपनी सेम पोजीशन में नहीं है। क्या ये अभी अपनी सेम पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर हम इसको एक बार और 90 डिग्री घुमा दें तो ये कुछ इस तरीके से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो आपने देखा कि आप जो कि इसको 2 बार घुमा सकते हैं जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा। इसीलिए इसके पास में जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ जो रोटेशन सिमेट्री है वो 2 है। किसके पास? रेक्टेंगल के पास। तो इस तरीके से ये जो कि है हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी अलग अलग नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोल्ड मतलब रोटेशन सिमेट्री होती है। तो इसके बाद में हम सबसे पहले अब डेफिनेशन को देखेंगे कि आपको इसके अंदर डेफिनेशन में क्या लिखना है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई क्रिस्टल कैन नॉट हैव 5 and 7 फोल्ड सिमेट्री, तो आप लिखेंगे सबसे पहले सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन इज एन एक्शन विच अप्लाइड ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आफ्टर ऑपरेशन ए क्रिस्टल रिमेन्स इनवेरिएंट इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है ना, इन देयर ओरिजिनल पोजीशन देन वी सेज क्रिस्टल कंटेन्स सिमेट्री। ठीक है ना भैया। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, वही लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको बोल के बताया। तो इसको आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लीजिए। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ नई लिखनी है, बट ए क्रिस्टल कैन नॉट हैव 5 and 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, लेट्स डिराइव इट। तो भैया देखिए हमने क्या अभी तक देखा कि एक जो हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसके पास में जो 3 थी वो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोल्ड सिमेट्री मतलब रोटेशनल सिमेट्री थी। स्क्वायर के पास 4 है, रेक्टेंगल के पास 2 है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट के पास 5 और 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो इसी को हमें जो कि है मैथमेटिकली ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो बढ़िया बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। तो देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एक स्पेशल लैटिस क्या होता है, इस तरीके से इमेजिनरी पॉइंट्स का सेट होता है और ये पॉइंट्स जो कि है आइडेंटिकल होते हैं। यानी कि जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ होगी। हर एक पॉइंट का साइज डायरेक्शन सेम होती है, ओरिएंटेशन भी सेम होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप पॉइंट इधर उधर बना देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में स्पेस लैटिस होता है जो कि क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए या फिर किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास में अगर कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट ओ है और हम इस ओरिजिन पॉइंट ओ से एक्स डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें किसी वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम एक फंडामेंटल जो कि है ट्रांसलेशन वेक्टर ए वेक्टर नाम दे सकते हैं एक्स डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर हम इस ओरिजिनल पॉइंट से ऊपर की तरफ यानी कि बाई डायरेक्शन में चलना चाहते हैं तो हम एक और वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर यानी कि बी वेक्टर कहते हैं। तो ये हमारे पास में 2 फंडामेंटल जो कि है ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं। और अगर हम इस ओरिजिनल पॉइंट से किसी पॉइंट पी पर जाना चाहते हैं, कहाँ? इस ओरिजिनल पॉइंट पी से मतलब ओरिजिन ओ से किसी पॉइंट पी पर जाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पी का जो कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम आर वेक्टर कहेंगे। और इसी तरीके से अगर हम पी पॉइंट से किसी और दूसरे क्यू पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो कि है ट्रांसलेशन वेक्टर टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या? अगर हम इस पी पॉइंट से किसी और दूसरे पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें ट्रांसलेशन वेक्टर टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस तरीके से आपके पास में जो एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है, जो एक स्टैंडर्ड भैया रिलेशन होता है ट्रांसलेशन वेक्टर टी का, वो हमारे पास में क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो हमारा रिलेशन है वेक्टर टी, आपको इस तरीके से कैपिटल टी बनाना है, इक्वल्स टू हमारे पास में होता है n1 ए वेक्टर प्लस n2 ए वेक्टर, जहाँ पे n1 और n2 2 इंटीजर्स होते हैं और a और b वेक्टर जो कि हैं 2 फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने और भी अच्छे से समझाया, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब जो कि है हमें ये तो थोड़ा सा बेसिक है, ये आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक थोड़ा सा बताया है। बेसिक जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना ही कॉन्सेप्ट को समझना इजी होगा। तो आप बढ़िया तरीके से यहाँ तक इसको नोट कर सकते हैं या फिर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए इसके बाद में अब हमें मैथमेटिकली ड्राइव करना है कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के पास 5 और 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री क्यों नहीं हो सकती। अभी तक हमने क्या देखा, स्क्वायर के पास में 4 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री थी, रेक्टेंगल के पास में 2 थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास में 3 थी, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके पास में 5 और 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री हो। तो उसी को हमें मैथमेटिकली भैया ड्राइव करना है। तो इसको ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले स्पेस लैटिस के कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे, जैसे मैंने 4 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं, जिन्हें मैं नाम दे रहा हूँ ABCD। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले स्पेस लैटिस के बारे में बताया, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर आप चाहें तो इन चारों के चारों पॉइंट्स को इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करने के बाद में हमें क्या दिखाना है कि ये जो लेटेस्ट पॉइंट है, लेटेस्ट पॉइंट क्या है, इनकी जगह पर कुछ ना कुछ एटम्स होंगे, कोई ना कोई क्रिस्टल रखा होगा, और उस क्रिस्टल को जो कि है उस क्रिस्टल को हम किसी भी तरीके से मूव करें, लेकिन उस क्रिस्टल के पास में 5 और 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। यानी कि क्या कि हम उसको 5वीं बार ऐसा नहीं घुमा सकते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये देखो ट्रांसलेशन वेक्टर T से तीनों के मतलब चारों के चारों पॉइंट्स जो कि है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो ये हमें दिखाना है कि किसी भी क्रिस्टल को जो कि है पाँचवीं तरीके से, या बोल लीजिए 7वें तरीके से ऐसा नहीं घुमाया जा सकता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, वो जैसा दिखता था वैसा ही आ जाए। तो हमें एक्चुअली में क्या करना है, हमें भैया घुमाना है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से उस क्रिस्टल सिस्टम को घुमाना चालू करते हैं। क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको घुमाना चालू करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर कोई पॉइंट जो कि है मूव करेगा इस तरीके से, और फिर हम इसको जो कि है पॉइंट्स B से मिला देंगे। तो इस तरीके से हमें एक नया पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट को हम P नाम देंगे। और ये जो अब एंगल बना है A और B के बीच में, यहाँ पे जो एंगल ये वाला बना है, इसको हम बोलते हैं कि हमने जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाई एंगल से घुमा दिया है। अब देखो स्पेस लैटिस के पास में हमें एक और पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर ड्रॉ करना होगा, B के ठीक ऊपर सीध में। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए क्योंकि भैया B के ऊपर भी तो एक कोई पॉइंट होगा ना, जिसे हम Q नाम देंगे। अब वो क्यों होगा, क्योंकि स्पेस लैटिस की प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होती हैं हर एक पॉइंट के पास में। तो B के ठीक ऊपर एक पॉइंट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उसे हमने Q नाम दे दिया, इसीलिए मैंने आपको पहले थोड़ा सा बेसिस बताया, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरीके से हम ये मानेंगे कि अब क्रिस्टल सिस्टम जो कि है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। तो हमें एक और पॉइंट जो कि है इस C से ड्रॉ करना पड़ेगा, जिस पॉइंट को कि आप कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड ड्रॉ करके दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और इस वाले पॉइंट्स को भी आप जो कि है नया नाम दे सकते हैं। मैंने मान लीजिए इस पॉइंट को S नाम दे दिया, फिर आप इस S पॉइंट को जो कि है C पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो इसके बाद में क्या होगा, आपके पास में अब इस C लैटिस पॉइंट के ऊपर एक और पॉइंट होगा। क्यों, जो कॉन्सेप्ट Q के लिए था वही कॉन्सेप्ट इसके लिए होगा कि आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होती हैं हर एक लैटिस पॉइंट के पास। तो C के ठीक ऊपर एक और लैटिस पॉइंट होगा, तो वो भी हम दिखा देंगे। और हम इसको भी मानेंगे कि हमने इस पॉइंट को हम R नाम दे देंगे। साथ ही जो कि है हम अब इन चारों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी जो एंगल है वो फाई हमारे पास में आ जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल फाई है तो यहाँ पे ऊपर भी एंगल फाई हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो कि है फाई हो जाएगा। तो इसके बाद में अब हमें जो कि है यह दिखाना है कि यहाँ पे हम देखिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम C और S पॉइंट को दिखाएंगे कि ये भी जो कि है ट्रांसलेशन वेक्टर T से कनेक्टेड है। देखिए आपको हर जगह पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट किस तरीके से कनेक्टेड है, तो आप ट्रांसलेशन वेक्टर का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट्स को जो कि है ट्रांसलेशन वेक्टर T की हेल्प से ही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हमारे पास में एंगल फाई है ट्रांसलेशन वेक्टर में, जो कि यहाँ पे B और P पॉइंट्स और C और S जो कि है वो ट्रांसलेशन वेक्टर T से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आपने जो कुछ करा हुआ है उसको आप बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे और जो कि है P और Q और R और S की वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कंसीडर ए रो ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, यानी कि हमने एक लेटेस्ट पॉइंट की रो ली है, दैट इज ABCD। हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं, तो वो मैं यहाँ पे जो कि लिख दूंगा। और उसके बाद में हमने क्या करा है, तो मैं लिखूंगा लेट
लेट द सिस्टम पोजेसेस, यानी कि सिस्टम के पास में जो कि है भैया क्या है, वो एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है। हम ये सबसे पहले मान करके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट द सिस्टम पोजेसेस एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा। देन अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, देन मैं लिखूंगा रोटेशनल, देन रोटेशन बाय एंगल फाई, आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हम हमारे पास में जो क्रिस्टल सिस्टम है हमने उसको जो कि है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरीके से मूव भी करके दिखाया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितना भी काम आपने करा है आप इसको अपनी लैंग्वेज में जो कि है लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो कि इसको लिखकर इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे जितना भी आपने काम करा है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, मैथमेटिकली हमें जो कि अब फाइंड करना है पी और क्यू की वैल्यूज़ को। देखो एंगल हमें फाई है जो कि पता है, और जो पी और बी पॉइंट है ग्राफ में देखिए वो ट्रांसलेशन वेक्टर टी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं उसको भी लिख दूंगा कि लेट टी बी द ट्रांसलेशन वेक्टर, जिसकी मदद से हमने पी और बी को कनेक्ट किया हुआ है और सी और एस को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें एंगल की बात करनी पड़ेगी। भैया एंगल की तो बात क्वेश्चन में होनी ही चाहिए, क्योंकि आप रोटेशनल सिमेट्री दिखाना चाहते हैं ना, आप घुमा रहे हैं ना भैया किसी चीज़ को, तो आपको रोटेशनल सिमेट्री की बात करनी पड़ेगी। और जब रोटेशनल सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन, अब आपको एक मतलब ट्रायंगल चूज करना है, दैट इज़ पी क्यू बी, ये ऊपर वाला ट्रायंगल हम लेंगे। तो इसमें अगर हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, देखो एंगल यहाँ पे फाई है, ये ट्रांसलेशन वेक्टर टी है, यानी कि पी बी की तो हमें वैल्यू पता है, पी बी तो ट्रांसलेशन वेक्टर टी से कनेक्टेड है। तो एंगल यहाँ पे हम कॉस फाई लेंगे। तो कॉस फाई बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में ऊपर वाला क्या है, पी और क्यू है ना। तो उसी की वैल्यू जो कि हमें चाहिए है, तो यहाँ पे कॉस फाई इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा क्या, पी क्यू डिवाइड बाई हमारे पास में आ जाएगा ये हाइपोटेनियस यानी कि पी बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉस फाई बराबर पी क्यू डिवाइड बाई पी बी आ जाएगा। तो यहाँ से आप कॉस फाई बराबर पी क्यू डिवाइड बाई पी बी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो कि लिख देंगे। अब आप देखो पी क्यू को तो एज इट इज रखेंगे, और ऊपर देखिए जो पी और बी है वो हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर टी के इक्वल है। तो इसको यहाँ इसकी जगह पे हम टी को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पी और बी जो कि ये एक ट्रांसलेशन वेक्टर टी से कनेक्टेड है। तो यहाँ से अगर आप पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो टी को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी कॉस फाई हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर हमारे पास में आ चुका है टी कॉस फाई। तो इसको आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद में अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी भाषा और लिखूँगा जो कि है लेट एज्यूम डेट P2S, यानी कि हमारे जो 4 पॉइंट है ना PQRS, तो जो कि है मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट एज्यूम डेट फ्रॉम P2S ऑल पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय ट्रांसलेशन वेक्टर T। अब इसमें एक्चुअली में देखो जो हमारे पास में ट्रांसलेशन वेक्टर T है वो जो कि है PQRS है ना, तो Q और R को भी ट्रांसलेशन वेक्टर T कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी एस इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ट्रांसलेशन वेक्टर। इसको आप क्या पढ़ेंगे, पी एस इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ट्रांसलेशन वेक्टर। यहाँ पे ग्राफ में देखिए पी से एस तक जो कि है, देखो पी क्यू की तो हमने वैल्यू निकाली जो कि कॉस फाई आई है, और क्यू और आर जो कि है वो एम टाइम्स ट्रांसलेशन वेक्टर टी से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इस पी एस को तो आप क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर, और प्लस लिख सकते हैं आप आर एस इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा एम टाइम्स ट्रांसलेशन वेक्टर टी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से पी क्यू की वैल्यू जो कि है आपके पास पहले ही है, कितनी निकाली भैया हमने पी क्यू की वैल्यू, हमने निकाली थी टी कॉस फाई, तो उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक इसी तरीके से ये Q और R ये ट्रांसलेशन वेक्टर T से कनेक्टेड हैं, तो इसकी जगह पे आप T को पुट करेंगे। RS जो कि है यहाँ पे देखिए ग्राफ में RS की भी वैल्यू यहाँ पे ये Q और R जो कि ट्रांसलेशन वेक्टर T से कनेक्टेड है, और इसी फॉर्मूला से आप जब RS की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपके पास में आ जाएगा, तो वो भी आ जाएगा आपके पास में कितना, T cos फाई, ठीक है ना। जिस तरीके से पी क्यू की वैल्यू निकली है उसी तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री उस एंगल पर लगाएंगे तो आपके पास में टी कॉस फाई ही निकलेगा, इक्वल्स टू आ जाएगा एम इंटू टी। तो यहाँ से देखिए
टी कॉस फाई और टी कॉस फाई दोनों को ऐड कर देंगे तो 2t कॉस फाई, ये प्लस टी एज इट इज इक्वल्स टू mt। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अब आप जो कि है यहाँ से देखिए 2t कॉस फाई को एज इट इज रखेंगे और ये जो प्लस में इस तरफ t है इसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास में mt माइनस टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से चाहें तो इस 2t कॉस फाई को एज इट इज रखेंगे और यहाँ से t 2 बार है तो t को अगर हम यहाँ पे कॉमन कर दें तो हमारे पास में अंदर बचेगा m-1, ठीक है ना। और इस तरीके से आप यहाँ से चाहें तो कॉस फाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं जी। कैसे निकालेंगे, यहाँ से t से t को उड़ा दीजिए तो आपके पास में बचेगा 2 कॉस फाई इज इक्वल्स टू m-1, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखें तो आपके पास में जो कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी डेट इज़ n/2। अब आप बोलेंगे ये n/2 कहाँ से टपका, इस m-1 को ही आप n कंसीडर कर लीजिए, काफ़ी इजी हो जाएगा ना, इसलिए m-1 रखने की जगह केवल n ही रख लीजिए, ठीक है ना। तो कॉस फाई इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा n/2। तो कुछ इस तरीके से जो कि हमारे पास में ये एंगल की वैल्यू मतलब कॉस फाई की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ये जो हमारे पास में कॉस फाई की वैल्यू n/2 आई है, इसमें अब हमें दिखाना है कि जो कॉस फाई की वैल्यू है उसमें कहीं पर भी यानी कि जो स्मॉल n की वैल्यू है वो जो कि है 5 और 7 नहीं आएगी। तो उसको हम एक टेबल की मदद से देखेंगे। आप यहाँ तक बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कॉस फाई हैज़ वैल्यूज़ लाइंग बिटवीन -1 to +1। हम सभी जानते हैं कि कॉस फाई की जो वैल्यू है वो +1 से -1 होती है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि अगर हम कॉस फाई की जगह पे +1 वैल्यू रख दें तो आपका यहाँ पे 2 जो कि कॉस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो n की जो वैल्यू है वो +2 आ जाएगी। और अगर आप कॉस फाई की जगह पे -1 को पुट कर देंगे तो आपके पास में ये जो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो n की वैल्यू जो कि -2 में आ जाएगी। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हम बोल सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो -2 से +2 के बीच में लाई कर रही है। यानी कि टोटल आपके पास में इस तरीके से 5 वैल्यूज़ आएंगी, -2, -1, 0 और 1 और 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आपको टेबल तैयार करनी है जिसमें आपको ये n लिखना है, फिर उसके बाद में आपको कॉस फाई लिखना है n यानी कि ये सारी वैल्यूज़, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले -2 लेंगे, फिर उसके बाद में कॉस फाई, उसके बाद में फाई लिखेंगे और फिर फाइनल फार्मूला जो कि रोटेशनल सिमेट्री का होता है n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई थीटा, या फिर हमने यहाँ पे एंगल फाई लिया है तो फाई। तो इस तरीके से आप टेबल में 4 चीज़ों को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए -2 पे अगर आप चेक करेंगे तो कॉस फाई की वैल्यू जो कि वो -1 आ रही है और फाई जो कि है फाई यानी कि कितने एंगल पे कॉस फाई की वैल्यू होती है -1 तो 180 डिग्री, तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप -1 चूज करेंगे, -1 आप इसमें रखेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू है वो कॉस फाई की -1/2 आ जाएगी। और -1/2 जो वैल्यू है वो कितने एंगल पे होती है, वो 120 डिग्री पे होती है कॉस फाई की, तो आप वो यहाँ पे लिख देंगे। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू को निकालेंगे, n यानी नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री लाइंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 2 आ जाएगी, 360 डिवाइड बाई 180 तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 360 डिवाइड बाई 120 आप करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में आप रखेंगे 0 तो कॉस फाई की वैल्यू 0 और यहाँ पे फाई अभी कॉस फाई की वैल्यू 0 कितने पे होती है तो 90 डिग्री के एंगल पे, तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में आप 90 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में n की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद में इसी तरीके से आप +1 वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी कॉस फाई की वैल्यू 1/2 और 1/2 जो कि वो कॉस फाई की वैल्यू 60 डिग्री पे होती है तो आप 60 डिग्री लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6 से n की वैल्यू। उसके बाद में आप 2 रखेंगे तो कॉस फाई की वैल्यू 1, तो 1 जो कि है वो कितने पे होती है 360 डिग्री पे होती है तो 360 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आप यहाँ पे n की वैल्यूज़ को चेक कीजिए, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 1 है, लेकिन कहीं पर भी जो कि है 5 और 7 नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो कॉस फाई एंगल की कहीं पर भी वैल्यू हमें क्या नहीं दिख रही है, 5 और 7 नहीं दिख रही है। यानी कि ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जिससे घुमाने पर किसी क्रिस्टल के पास में 5 और 7 फोल्ड जो रोटेशनल सिमेट्री है वो एग्जिस्ट करती हो। तो यहाँ पे आप लास्ट में एक लाइन लिखेंगे क्या, हेंस इन क्रिस्टल्स there have no 5 and 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। तो इस तरीके से जो कि है आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर मेरे साथ में पेन एंड कॉपी लेकर बैठे थे तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन वीडियोस की लिंक भी आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उन वीडियोस को भी आप चेकआउट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।